हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए हम लोग क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का जो यूनिट नंबर 4 है उसका रिवीजन कर रहे थे। उसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अभी सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर आता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। तो कृष्णिका विकिरण और कृष्णिका के विकिरण के जो वक्र है और उससे प्लांक का जो फॉर्मूला है, वीन, रेले जीन्स, उनके बारे में, स्टीफन नियम, उनके बारे में सारी बातें की, वो कंप्लीट हो गया था। अभी मैं बात करूंगा बोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, मतलब वितरण फलन के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी आधे घंटे के अंदर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैक्सवेल, बोसॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इसके ऊपर क्या सीन है, देखो पार्टिकल है वो 3 टाइप के होते हैं। वैसे जनरली आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं, ओवरऑल 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है इस चीज़ को समझना आप। वो 3 कैटेगरी है कौन कौन सी, उस पर अगर मैं बात करूँ तो क्या है, देखो एक तो आप पढ़ते हो बोसॉन पार्टिकल का अगर नाम सुना हो, एक फर्मियन पार्टिकल होता है, एक बोज पार्टिकल या बोसॉन पार्टिकल, एक फर्मियन पार्टिकल। एक सेकंड मैं पीडीएफ शो करता हूँ, उसमें बात करते हैं। एक होता है मैक्सवेल पार्टिकल, एक होता है बोसॉन पार्टिकल, एक होता है फर्मियन पार्टिकल। 3 कैटेगरी होगी। अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन तीनों की तुलना करो, तीनों कैटेगरी की तुलना करो, कंपेरिजन करो। एक इनके डेरिवेशन आते हैं तीनों के। इनमें से मैक्सवेल वाला डेरिवेशन तो यूनिट नंबर 3 में कवर होता है। ये बोसॉन और जो फर्मियन बच के ना, उनके डेरिवेशन आते हैं। तो उनके डेरिवेशन कैसे क्या होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो पार्टिकल्स है ना वो 3 टाइप के होते हैं। ये विजिबिलिटी ठीक आ रही होगी, एक सेकेंड मैं क्लियर कर लेता हूँ कि हाँ ठीक आ रही ना, आपको दिखना ठीक तरीके से चाहिए। 1 सेकेंड, फोकस। ये बेस्ट है। चलिए, तो जो पार्टिकल है वो 3 टाइप के हैं। पार्टिकल कितने टाइप के हैं? पार्टिकल आपके 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप के हैं पार्टिकल? 3 टाइप के कौन कौन से? एक तो बोलते हैं मैक्सवेल पार्टिकल, एक सेकंड, एक तो है क्लासिकल पार्टिकल, चिरसम्मत, और एक है क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम की कैटेगरी है, मेनली 2 पार्ट में बांटा गया। अब क्वांटम में भी 2 टाइप के पार्टिकल, एक तो बोसॉन पार्टिकल बोलते हैं या बोस पार्टिकल बोलते हैं इनको, या बोजॉन बोलते हैं, या एक होते हैं फर्मियंस या फर्मी पार्टिकल। अब ये तीनों कैसे कैसे हैं, क्या मतलब है इन चीज़ों का, देखो मैक्सवेल पार्टिकल क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग कभी स्पिन की बात नहीं करते हैं। स्पिन की बात कहाँ पे करते हैं कि प्लस हाफ स्पिन होगा, माइनस हाफ स्पिन होगा, ये कहाँ पे बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, और ये क्वांटम पार्टिकल्स है। तो क्वांटम की बात करते हैं ना, तभी बात करते हैं। जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं, जैसे एक रूम है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, उसके अंदर गैस के हम लोग स्पिन की बात नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन है तो वो जो ऑक्सीजन गैस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो मैक्सवेल पार्टिकल बोल रहे हैं उनको। ऑक्सीजन गैस के जो पार्टिकल है कौन से? मैक्सवेल है, तो उनको मैक्सवेल पार्टिकल बोल रहे हैं। उनमें स्पिन की बात नहीं करते, तो इनमें स्पिन, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों का, इनमें स्पिन की बात नहीं करते, स्पिन नहीं होता है। बोसॉन पार्टिकल जो होता है उनका स्पिन होता है, और उनका स्पिन क्या होता है? स्पिन होता है जैसे 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से होता है। जैसे जनरली हम लोग +-1 +-2 ऐसे नहीं होता है, ये होता है ऐसे 0 +-1 h कट +-2 h कट, इस तरीके से होता है ये। लेकिन हम बोलने को ऐसे बोल देते हैं कि ऐसा स्पिन होता है, मतलब इंटीजर होता है ये, ठीक है। और जो फर्मियन पार्टिकल होता है उनका स्पिन होता है वो आधा होता है, +-1/2 +-3/2 +-5/2, इस टाइप का जो स्पिन होता है उनको फर्मियन बोलते हैं। और जिनका स्पिन इस टाइप का होता है उनको बोलते हैं बोसॉन, और जिनका कोई स्पिन नहीं होता वो होते हैं मैक्सवेल पार्टिकल, ठीक है। आगे बात करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना तीनों का, तो कंपैरिजन में पूछा जाता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, बोसॉन जो पार्टिकल है ना, ये बोसॉन है, ये मैक्सवेलियन है, और इनको बोल दिया क्या? फर्मी पार्टिकल्स। बोसॉन पार्टिकल के बारे में मैथमेटिक्स जो बनाई गई कि इस बोसॉन पार्टिकल का स्टडी करें, तो उस स्टडी को करने के लिए एक मैथमेटिक्स डेवलप की गई, एक फॉर्मूला बनाया गया। वो फॉर्मूला किसने बनाया? बोस और आइंस्टाइन ने, इन दोनों ने मिलकर बनाया। तो इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन सिद्धांत से हम लोग इसको स्टडी करते हैं।
इसके लिए फर्मी पार्टिकल के लिए फर्मी और डिराक दो साइंटिस्ट थे, तो फर्मी डिराक दोनों ने मिलकर तो फर्मी डिराक सिद्धांत बोलते हैं। इसको मैक्सवेल और बोल्ट्जमान इन दोनों ने बनाया, तो इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के लिए इस तरीके से सिद्धांत है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा होता है कोई भी पार्टिकल गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी जो स्थिति होती है, जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका और उसका संवेग है px मोमेंटम, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसको बोलते हैं फेज स्पेस, कला आकाश। ये जो ग्राफ बना रहे हैं ना, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर नहीं, पोजीशन कोऑर्डिनेट और इसके मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेज स्पेस बोलते हैं इसको, कला आकाश। अब कला आकाश में जैसे हम लोग कोई नॉर्मल मैक्सवेल पार्टिकल की बात करते हैं तो उसको एक पॉइंट से बता देते हैं, इनको एक पॉइंट से नहीं बता पाते हम लोग, एक छोटे से एरिया से बता पाते हैं, एक एरिया से बता पाते हैं, तो एक एरिया बनाना पड़ता है इनके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण सामान्य गैस के कण, जैसे मैं बोल रहा था गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन पार्टिकल है, उनके एग्जाम्पल है। फोटोन जो होता है ना, फोटोन में बोसॉन पार्टिकल का एग्जाम्पल है। बाकी ये देखो सिग्मा प्लस प्लस, ओमेगा माइनस, ओमेगा डेल्टा प्लस, ये एक दो याद रख लेना। फोटोन भी आता है इस कैटेगरी के अंदर, ये थर्ड ईयर के अंदर जाके पढ़ोगे आप। फर्मियोन जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्पिन होती है ना प्लस माइनस हाफ, पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉन की, तो वो कैसा है? फर्मियोन टाइप का है। तो ये सब फर्मियोन टाइप के होते हैं। आगे पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, पावली का अपवर्जन का नियम। तो पावली का अपवर्जन का नियम सामान्य गैस के कणों पर लागू नहीं होता है। पावली का अपवर्जन नियम क्या बोलता है? पावली का अपवर्जन नियम बोलता है कि एक जगह पे केवल एक ही पार्टिकल ऐसा रह सकता है, अगर दूसरा पार्टिकल आता है तो फिर वो ऐसे उल्टा होगा, मतलब उन एक ऊपर की तरफ स्पिन तो दूसरे का नीचे की तरफ स्पिन होगा, इससे ज़्यादा और पार्टिकल नहीं आ सकते। तो जो पावली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो पावली का अपवर्जन नियम को फॉलो करते हैं, उसमें दो ही पार्टिकल रह सकते हैं, ऐसे कभी नहीं रह पाएंगे, ऐसे नहीं रह सकता कभी भी। जो फॉलो नहीं करते वो रह सकते हैं। तो मैक्सवेल पार्टिकल फॉलो नहीं करता क्योंकि इनका तो स्पिन की बात ही नहीं करते, तो ये फॉलो नहीं करता है। मतलब ये ऐसे हो सकता है बट इसमें तो स्पिन भी नहीं होता है। ये फर्मियोन, बोसोन भी फॉलो नहीं करता, मतलब बोसोन में भी कितने भी पार्टिकल ऐसे रह सकते हैं, लेकिन फर्मियोन पार्टिकल पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो उसमें ऐसे रहेगा, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड होगा, इससे ज़्यादा पार्टिकल नहीं आएंगे एक जगह पे। आगे चलते हैं। इसमें देखो, इसमें जो न्यूनतम कला आकाश में जो ये पॉइंट बना, तो इसका जो आयतन है, आयतन इसका क्या है? जीरो भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। इसमें मिनिमम जो आयतन बनेगा ना, मिनिमम आयतन, इसका जो मिनिमम, जैसे ये 2D में बात करें, 2D में तो एरिया हो गया, 3D में क्या होगा? वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो इसका जो मिनिमम वॉल्यूम होगा 3D में, वो एच कट क्यूब होगा। क्या होगा? एच कट क्यूब। इसमें भी और इसमें भी। एच कट क्यूब जानते हो क्या होता है? एच प्लांक कांस्टेंट होता है, उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ गया है, इसको शॉर्ट में एच कट बोलते हैं। एच प्लांक कांस्टेंट है, इसका कोई फिक्स वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये एच कट आ गया। तो ये इसका जो न्यूनतम आयतन है वो एच कट क्यूब आएगा, इसका भी एच कट क्यूब आएगा, ये आ गया। ये इतने सारे कुछ वैल्यूज के ऊपर बात कर ली हमने। इसके आगे देखो, कला आकाश में आयतन वितरण फलन की बात कर रहे हैं, ये हो गया आयतन वितरण फलन। अब देखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब होता है किसी एनर्जी लेवल पर कितने पार्टिकल की पॉसिबिलिटी है, तो किसी एनर्जी लेवल पर कितने पार्टिकल्स होने की संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो कितने पार्टिकल हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला इसका ये दिया जाता है, इसका फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है और इसका फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है। तीनों के ये फॉर्मूले हो गए, तीनों का कंपेरिजन हो गया, तो एक क्वेश्चन कंपेरिजन पे भी आ जाता है। ठीक है, ये आ गया भैया कंपेरिजन पे। क्लियर है? तो ये कंपैरिजन हो गया। 3 टाइप के पार्टिकल है, एक चिरसम्मत जिसको मैक्सवेल बोल रहे हैं, और क्वांटम 2 होते हैं, बोसोन फर्मियोन। इनका कोई स्पिन नहीं होता, इनका स्पिन +-1/2 +-1/2 3/2 इस तरीके से होता है, और इनका फुल इंटीजर होता है। फर्मी पार्टिकल के लिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है, बोसोन के लिए बोस आइंस्टाइन है, इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान है। इसके लिए एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों के लिए एरिया से डिनोट करना पड़ेगा। इनके एग्जाम्पल हो गए, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इनके इसके लिए ये फॉर्मूला होगा, इसके लिए इसके लिए ये इनकी तुलना होगी, कंपैरिजन हो गया। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन करना है। ये फॉर्मूला तो 3rd यूनिट में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये वाला दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन करना। एक का डेरिवेशन समझ लीजिए, दूसरा समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वैसे के वैसे ही है। एक बस फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी वैसे के वैसे ही है। ठीक है, चलिए, एक ये समझ में आया ना, कला आकाश या फेज स्पेस किसको बोलते हैं?
एक्स और पी एक्स का ग्राफ बनाते हैं ना, मतलब स्थिति सदिश, स्थिति निर्देशांक और पी एक्स संवेग का, मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट का अगर कर्व बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेज स्पेस। ये फेज स्पेस है, एक्स और पी एक्स में ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ एरिया कवर करता है अगर हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स की बात करें तो अगर ये x और px बता रहे इसके साथ में y, py, z, pz मतलब 3 डायमेंशन में बात करें तो 3 तो x, y, z आ जाएंगे, 3 px, py, pz आएंगे, मतलब टोटल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। x, y, z 3 तो ये px, py, pz 3 ये तो 6 हो जाएंगे टोटल 6 कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इस 6 कोऑर्डिनेट में ये बनेगा तो इसका जो आयतन आएगा ना, छोटा सा अल्पांश आयतन, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं dx, dy, dz, क्योंकि 6 है तो 3 का तो dx, dy, dz हो गया स्थिति वालों का, ये मोमेंटम वालों का आ गया dpy, dpy, dpx, dpz, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखो वो फॉर्मूले निकालते हैं हम लोग। तो एक तो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन एक तो छोटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कलाकाश क्या, फेज स्पेस बता दिया मैंने। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ऐसे आता है कि इन तीनों का कंपेरिजन करना, कंपेरिजन बता दिया। कंपेरिजन के अलावा इन दोनों का फॉर्म, जैसे बोस पार्टिकल्स के लिए आप वो फॉर्मूला कैलकुलेट करो, या फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताओ, इसको फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, एक को बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, वितरण फलन। तो बोस आइंस्टाइन वितरण फलन या फर्मी डिराक वितरण फलन, तो फर्मी डिराक या बोस आइंस्टाइन वितरण फलन है, उसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। पहले बोस आइंस्टाइन का कर रहे हैं तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में, बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी अगर पूछा है तो सबसे पहले बोस पार्टिकल्स के बारे में बता दो थोड़ा, बोसोन कण जैसे अभी ऊपर लिखा था, वो जो टेबल के अंदर जो पॉइंट्स लिखे ना, वो पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, अब कंपेरिजन करते वक्त जो लिखे ना वही। तो बोस पार्टिकल क्या होता है, जिनका स्पिन ऐसा होता है उनको बोस पार्टिकल बोलते हैं, मतलब एच कट का पूर्ण गुण है एक तरीके से। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन, फुल मल्टीप्लिकेशन है एक तरीके से। तो ये इस तरीके से आगे ये अपोजिशन को फॉलो नहीं करते, जैसे ऊपर लिखा तो वो ऊपर जो सारे पॉइंट्स लिखे ना वो लिख दीजिए। मेन जो चीज़ है वो ये है कि मुझे ये डिराइव करना है, ये फॉर्मूला जो है ये डिराइव करना है, Ni = GI अपॉन E2 पावर, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, E2 पावर EI अपॉन KT-1, ये कांस्टेंट भी है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके का ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है, बोस वितरण फलन है, बोस आइंस्टीन वितरण फलन। इसमें ये चीज़ें क्या क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ऐसा है कि मान लो कि बोस पार्टिकल आपके पास में 5 पार्टिकल है, बोस के कितने पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है। अब वो 5 पार्टिकल कैसे कैसे कहाँ पर कितनी कितनी एनर्जी हो सकती है उसके हिसाब से बात करते हैं हम लोग। तो वो ये जो सारे टर्म है ना, इनका मतलब क्या अभी मैं बताता हूँ, समझ लो एक बार, फिर हम लोग चालू करते हैं आगे। देखो ऐसा है, ये एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक पार्टिकल है, n = कितना है, एक पार्टिकल है, और एनर्जी लेवल बता दिया। जैसे मान लो कि आप ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग है, इसका ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई बंदा रहेगा तो उसकी एनर्जी मान लो E1 है। सेकंड फ्लोर पे कहीं पे भी रहे, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम है, ये रूम है और ये रूम है, इसमें रहेगा तो भी एनर्जी E1 ही रहेगी, इसमें रहेगा तो भी एनर्जी E1 ही रहेगी, क्योंकि सेम हाइट पे है। ये सेकंड फ्लोर है, अगर इसमें 4 रूम बने हुए, इसमें किसी भी रूम में रहे एनर्जी कितनी रहेगी, E2 रहेगी एक पार्टिकल की। एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी रहेगी, E2, और इसमें एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी रहेगी, E1, किसी भी इसमें से किसी में भी रहे। ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का बीच का बाउंड्री है एक तरीके से, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का बताने का मतलब है कि ये एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। अब देखो मान लो कि एक जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल इसको तो लिख रहे हैं हम लोग E1 से, और कितने पार्टिकल है, कितने बंदे रहने इसमें, जैसे एक ही बंदा रहना अभी, n = कितना 1, और रूम कितने हैं, रूम मतलब कितने तरीके से लोग एडजस्ट हो सकते हैं, एडजस्ट नहीं कितनी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग जी को बोलते हैं डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता, डीजनरेसी। ये जी उसमें फॉर्मूले में काम में आ रहा था। तो यहाँ पर रूम की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये जो अपभ्रष्टता है वो जी को शो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रूम है तो जी अपभ्रष्टता 2 होगी। अब एक पार्टिकल यहाँ पर कितने तरीके से रह सकता है, एक पार्टिकल या तो इसमें रह सकता है या फिर इसमें रह सकता है, ये 2 ही सिचुएशन बनती है। इसको बोलते हैं 2 सूक्ष्म अवस्थाएं मिल गई मुझे, 2 माइक्रो स्टेट मिल गई, मतलब 2 तरीके से वो एडजस्ट हो सकता है वहाँ पे। इसमें रहेगा तब भी एनर्जी E1 ही रहेगी, इसमें रहेगा तब भी एनर्जी E1 ही रहेगी, ठीक है। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो कि वो इस एनर्जी लेवल पे रह रहा है E2 पे, इसमें E2 पे, कहाँ पर E2 पे, और पार्टिकल कितने हैं, मान लो 3 पार्टिकल रहने हैं,
मतलब 3 बंदे रहने हैं इसके ऊपर, और जो जी है मतलब डीजेनरेसी जिसको अपभ्रष्टता बोलते हैं वो कितने हैं 4 है, मतलब रूम कितने हैं 4 है। अब ये 3 बंदे 4 रूम में किस किस तरीके से रह सकते हैं उसकी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बंदे इसी रूम में रह जाए, या फिर तीनों बंदे इस रूम में रह जाए, या तीनों बंदे इस रूम में रह जाए, या तीनों बंदे इस रूम में हो जाए। 3 तो ये तरीके हो गए। या ऐसा हो सकता है एक बंदा इसमें, एक बंदा इसमें, एक बंदा इसमें, या एक बंदा इसमें, एक बंदा इसमें, एक बंदा इसमें, या एक बंदा इसमें, एक बंदा इसमें, एक बंदा इसमें, मतलब एक बार इसको खाली छोड़ दिया, एक बार इसको खाली छोड़ दिया, एक बार इसको खाली छोड़ दिया, एक बार इसको खाली छोड़ दिया। इस तरीके की भी सिचुएशन बन सकती है। ऐसा हो सकता है 2 बंदे इसमें रह जाए, एक बंदा इसमें, 2 बंदे इसमें रह जाए, एक बंदा इसमें, ये 2 बंदे इसमें, एक इसमें, 2 इसमें, एक इसमें, 2 इसमें, एक इसमें, इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। तो अलग अलग तरीके के जितने भी तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं ना, जैसे ये मैंने बता दिए कितने तरीके से एडजस्ट हो रहा है, ये 20 तरीके से। तो ये 20 इसकी माइक्रो स्टेट है, मतलब सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। मतलब टोटल एनर्जी तो इसकी फिक्स है, जैसे 3 पार्टिकल है, एक एनर्जी की E2 है, तो इस एनर्जी लेवल पर रहेंगे तो 3 पार्टिकल की 3E2 होगी, एनर्जी तो इतनी रहेगी। भले ये तीनों एक में रहे या तीनों अलग अलग में रहे, 2 एक में रहे, एक अलग रहे, कैसे भी रहे, लेकिन ये इतनी एनर्जी लेते हुए भी टोटल कितने तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, जैसे 20 से हो सकते हैं, इसमें 2 से हो सकते हैं। तो ये जितने तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं ना, जितने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, जितने तरीके के विन्यास बना सकते हैं, जितने तरीके से बना सकते हैं, उसको बोलते हैं उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो इसमें माइक्रो स्टेट्स का संख्या कितनी है 20 है, इसमें 2 है। तो इस तरीके से कोई भी सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, जैसे ये E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, ठीक है। इसकी अपभ्रष्टता है G1, G2, अपभ्रष्टता मतलब डीजेनरेसी, इसकी है G3, मतलब इस फ्लोर पे इतने रूम है, इस फ्लोर पे इतने रूम है, इस फ्लोर पे इतने रूम है, ऐसे है ना, ठीक है, ठीक है। अब इस पे कितने पार्टिकल होंगे, मान लो इस पे N1 पार्टिकल है, इस पे N2 पार्टिकल है, इस पे N3 पार्टिकल है, इस पे N4 पार्टिकल है, इस तरीके से। तो इसमें कितने तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, मान लो W1 तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं कितनी हो सकती है, मतलब इसमें कितनी हो सकती है, W2 हो सकती है, इसमें W3 हो सकती है, इसमें W4 हो सकती है। आगे बात समझ में। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जैसे मान लो मुझे E3 एनर्जी लेवल पर ये पता करना है कि कितने पार्टिकल रहेंगे, मतलब N3 का वैल्यू कितना होगा E3 पे, ये चेक करना है मुझे। इसके लिए वो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये था कि जैसे मान लो N3 पे कैलकुलेट करना है तो आप लिखो G3 अपॉन ए कॉन्स्टेंट E2 पावर E3 अपॉन KT माइनस 1, ये फॉर्मूला बनेगा भैया। अब ये 3 है तो कोई भी हम बोलते 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो इसको मैं एक जनरल कर देता हूँ, 3 की जगह मैं I लिख दूँ, I, तो ये I है, ये I है, ये I है। ये फॉर्मूला डिराइव करना है मुझे, ये है वितरण फलन, किसका, बोस आइंस्टीन का वितरण फलन है ये, बोस पार्टिकल्स के लिए। सेम इसी तरीके से फर्मी डिराक के लिए भी करेंगे, सेम तरीके से ये करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ पता चल गई, ये अपभ्रष्टताएं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एनर्जी लेवल, और ये इनके करेस्पॉन्डिंग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। चलो कैसे करते हैं देख लो। कोई भी आई व ऊर्जा इस तरह ना, एक सेकंड क्या हो गया इसको, कोई भी आई व ऊर्जा इस तरह, आई तो एनर्जी लेवल, मतलब कोई भी एनर्जी लेवल है, उसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या का जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का जो फॉर्मूला है वो ये है, W I या J बोल लो इसको, J मतलब J क्या है, नंबर शो कर रहा है, मतलब जैसे 1 आ गया, पहले एनर्जी लेवल की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वो फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो 1 लिख देंगे, 2 के लिए 2 कर देंगे, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये है सबके लिए, ठीक है ना, ये आयोटा है, ठीक है, ये चीज लो, क्लियर है। आयोटा नहीं, सॉरी फैक्टोरियल है, क्या है, फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल है। अब मुझे क्या करना है, अब ये तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होगी, टोटल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या भी बोलते हैं, या इसको ऊष्मागतिक प्रायिकता भी बोलते हैं, थर्मल प्रोबेबिलिटी, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर मिलेगी, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड करती है और डिपेंडेंट होते हैं, तो फंक्शन ये ऐड नहीं होती, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो पहले एनर्जी लेवल की, दूसरे एनर्जी लेवल की, थर्ड एनर्जी लेवल, इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई और भी आगे होता रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जैसे जैसे किसी को ऐड करते हैं ऐसे ऐसे, तो हम लोग समेशन WI करते हैं ना,
मल्टीप्लाई करते हैं तो समेशन की जगह पाई लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? पाई लिख देते हैं। पाई 1 से जितनी भी जहाँ तक इन्फिनाइट तक ऐड कर रहे हैं वो कर दिया। ठीक है, अब डब्ल्यू आई का वैल्यू जो डब्ल्यू जे का वैल्यू जो लिखा था वो ऊपर वो फॉर्मूला ये यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, एंट्रोपी की बात करूँ तो एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू। अब ये जो डब्ल्यू का वैल्यू है ये रहा, ये डब्ल्यू का वैल्यू रख दो यहाँ पे, आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक डेरिवेशन को समझ लो आराम से, फिर दूसरा वैसे के वैसे ही आएगा। एक को अच्छे से समझ लो, दूसरा सेम उसी तरीके से हो जाएगा। तो देखो एस इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा हो गया। डब्ल्यू का वैल्यू ये अभी पड़ा ऊपर ये है, तो ये वाला रख दूंगा। अब एक चीज़ देखना, अगर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मतलब डब्ल्यू क्या हो रहा है, W1 W2 W3 इस तरीके से तो हो रहा है। अगर मैं इधर भी ln लगा दूँ और इधर भी ln लगा दूँ, log लगा दूँ, मतलब एक तरीके से ln, तो क्या होगा, ये सब ऐड हो जाएंगे ऐसे, ln W1 प्लस ln W, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना, इस तरीके से आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनको लिख सकता हूँ मैं समेशन ln W आई का वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से, तो समेशन में आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था ना वो किस में आ जाएगा, समेशन में आ जाएगा। तो ये देखो समेशन में आ गया, ये मैंने करके बता रखा है यहाँ पे, ये समेशन में आ गया। मतलब जब ln लगाएंगे तो ये जो पाई चल रहा था, पाई की जगह क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा, ये समेशन आ गया। अब WI जो है, WJ जो है उसका वैल्यू ऊपर था, उसका वैल्यू रख दिया यहाँ पे, ये उसका वैल्यू आ गया। अब देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है GI, ये विजिबिलिटी तो ठीक है ना, इतना तो दिख रहा है ना, एक सेकंड में क्लियर तो कर लूँ। हाँ दिख रहा है, ये तो बहुत आराम से दिख रहा है। ये जो GI है, GI को फैक्टोरियल GI है, GI फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, GI -1 फैक्टोरियल, तो इसको ऐसे लिख दिया। इसमें इसको इसलिए लिखा है कि ये GI से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया। अब इसमें देखो ये जो GI है ना, N1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको भी 1 को भी हटा दिया यहाँ से, तो ये और सिंप्लीफाई हो गया। इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सरल कर लिया इसको, ये सरल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो ये ln है, तो ln में भी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ln में फैक्टोरियल के साथ में कोई नंबर आ जाए ना, तो उसको ओपन करने का एक तरीका है, स्टर्लिंग फॉर्मूला बोलते हैं इसको, स्टर्लिंग सूत्र। जैसे कोई नंबर है वो फैक्टोरियल के साथ में आ रहा है ln में, तो उसको ओपन करने का तरीका ऐसा होता है कि वो नंबर लिख दो n ln, जैसे n फैक्टोरियल को ln के साथ में आ गया, क्या है ये, जैसे ln के साथ में 8 आ गया मान लो, फैक्टोरियल 8, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 ln 8 माइनस 8, ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ n फैक्टोरियल n है ये, तो n ln n माइनस n ऐसे हो गया। तो देखो ये वाला टर्म भी इसी तरीके से ओपन हो जाएगा, ये वाला ln GI है, ln ni है, सारे टर्म्स को ऐसे ओपन कर दिया मैंने। ये वाला पहले इधर आ जाएगा, फिर ये सारे टर्म्स को, इन सारे टर्म्स को इस फॉर्मूले से ओपन किया, फिर कुछ कैंसिल आउट हुआ तो और सिंप्लीफाई हो गया, और सिंप्लीफाई हुआ तो ये मिला मुझे, फाइनली ये मिला। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। अब इसके अंदर देखो इसमें क्या होने वाला है, ये तो क्या है, एंट्रोपी को शो कर रहा है, ये एंट्रोपी नहीं है, ln W है। अगर किसी को एंट्रोपी बतानी हो तो एंट्रोपी क्या होता है, S इक्वल टू K ln W है, ये होता है। इसको ln W को K से मल्टीप्लाई कर दो तो एंट्रोपी आ जाती है, तो ln W है, इसको K से मल्टीप्लाई कर दो, K से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंट्रोपी आ गई S, तो K से मल्टीप्लाई कर दिया इसको इस तरीके से, ये लो K से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब देखो यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे चलते हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था पे, इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था पे बात करें तो साम्य अवस्था में क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एंट्रोपी मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन या उसको जीरो होगा, डिफरेंशिएशन को मैं डेल एस से लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, जीरो होगा, तो डेल एस क्या हो रहा है, डेल एस है ये, डेल एस क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूँ मैं एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर, इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इसका डिफरेंशिएशन डेल एस हो जाएगा, इधर भी सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इधर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है ni, gi तो फिक्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ni वेरिएबल है, तो इधर ni का डिफरेंशिएशन होता रहेगा, इधर s का, तो साम्य अवस्था पर डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन हो गया डेल एस, इधर k तो k बच गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें एक बार इसको रख लिया, पहले इसको कर दो, इसको रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ln का हो गया 1/1, ऊपर वाले में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो gi का तो जीरो होगा, कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल कौन है, ni, तो ni का होगा डेल ni। इसी तरीके से इसमें तो ni है ही नहीं, तो इसका जीरो हो गया डिफरेंशिएशन, इसका होगा तो इसमें पहले ni को रख लो एक बार और इसका कर दो,
फिर इसको रख लो, इसका कर दो, इस तरीके से हम लोग सबका कर देंगे। इसमें अच्छा इसका मैंने करना भूल गया, इसका क्या नहीं, इसको रख दिया। सबका ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ कैंसिल आउट होगा और फाइनली अपने पास में ये वाला टर्म बच जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा। इस टर्म में डेल एन आई जो है सारे टर्म्स में, तो उसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरीके से बचेगा। ये एक इक्वेशन मिल गया 6 नंबर का। क्या किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को ये कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन वितरण फलन, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऐसा ही फर्मी डिराक के लिए भी करेंगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आता है वहाँ पे। फिर मैंने ये सारी चीज़ों के मीनिंग बता दी, जी आई का, ई आई का, एन आई का, डब्ल्यू आई का, सबका ना। अब हमारे पास में ये डब्ल्यू आई वाला फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, उसमें डब्ल्यू आई का फॉर्मूला अलग होता है, बस बाकी सारी चीज़ें इसी पैटर्न पे करेंगे। इस डब्ल्यू आई के फॉर्मूले को हम लोग सिंप्लीफाई करने के चक्कर में इस तरीके से लेके आए, टोटल डब्ल्यू कैलकुलेट किया, और टोटल डब्ल्यू कैलकुलेट करते हुए हम लोग कहाँ पहुँच गए, एंट्रोपी के लिए एक इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है। अब देखो एनर्जी के टर्म्स में बात करूँ तो एनर्जी के टर्म्स में ऐसा होता है कि मान लो इस एनर्जी लेवल पे एक पार्टिकल की एनर्जी E1 और पार्टिकल N1, फिर एनर्जी है E2, एक पार्टिकल की एनर्जी है N2, किस एनर्जी लेवल की एनर्जी है E3, पार्टिकल N3। अगर मुझे एनर्जी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है पूरी सिस्टम की, तो यहाँ पर एक पार्टिकल की एनर्जी E1 है, टोटल पार्टिकल N1, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, E1 इंटू N1। फिर इस एनर्जी लेवल पे E2 इंटू N2, E2 इंटू N2, इस तरीके से टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका समेशन कर दिया, तो EI इंटू NI हो गया। टोटल एनर्जी तो फिक्स है, E तो फिक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन किया डेल E, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो डेल E इधर भी किया, तो इधर EI EJ तो पर्टिकुलर जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन NI वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कभी इस एनर्जी लेवल पे कभी उस एनर्जी लेवल पे। तो इसका एनर्जी, इसका क्या हो गया, डेल NI हो गया यहाँ पे, पार्टिकल्स का डिफरेंशिएशन। ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गई। इधर ये तो जीरो हो गया, क्योंकि ये तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक दूसरी चीज, टोटल पार्टिकल क्या होंगे, N1 प्लस N2 N3, मतलब समेशन ऑफ NI। इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, टोटल पार्टिकल तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इधर इसका हो जाएगा डेल N डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा, समेशन डेल NI। ये तो जीरो होता है क्योंकि टोटल पार्टिकल कैपिटल N तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो देखो क्या हुआ, फाइनली अपने को ये मिल गया, ये जिसे मैंने ऊपर वो लिखा वो मिल गया। तो 3 इक्वेशन मिल गए, 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, एक एनर्जी से, एक पार्टिकल से, एक एंट्रोपी से। और इसको सोल्व करने का एक विधि है, एक मेथड है जिसको बोलते हैं लग्रांज मेथड। और लग्रांज मेथड में क्या करते हैं, जैसे एक इक्वेशन नंबर 6 को मैंने माइनस किया, 6 में से माइनस किया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, अल्फा इक्वेशन नंबर 7 माइनस बीटा इक्वेशन नंबर 8, इस तरीके से ये तरीका लगा के लग्रांज का, और इसको माइनस किया। इक्वेशन नंबर 7 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 8 को बीटा से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने पे ये आया, इसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा एन आई कॉमन आ गया, ये मिल गया अपने को। अब डेल्टा, ये पूरा जीरो के इक्वल हो रहा है, डेल्टा एन आई तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो रहा है, जीरो के इक्वल हो रहा है। इसको जीरो के इक्वल रखा, इसको जीरो के इक्वल रखा, कुछ उधर जा रहा है, ये इधर आ गया, बाकी क्या हुआ, ये इधर आ गया, एक सेकेंड, ये वाला टर्म इधर चला गया, ये वाला, और ये बच गया एल एन वाली, ये इधर, इसमें एंटीलॉग ले लेंगे, तो ये बच गया, ये एक्सपोनेंशियल में चला गया, और फाइनली अपने को ये वाला मिल गया, एन आई, जी आई को उधर भेजेंगे, जी आई आ गया। तो वो जो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे ना, वो फॉर्मूला मिल जाता है फाइनली अपने को इस तरीके से, और ये मिल गया यहाँ पे, ये क्या मिल गया, बोस आइंस्टाइन वितरण फलन मिल गया। इसी तरीके से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फर्मी डिराक वितरण फलन पूछा जाए तो फर्मी वितरण फलन भी कर सकते हैं। फर्मी डिराक के लिए पहले वो अगर फर्मी डिराक पूछा जाए तो पहले फर्मी डिराक की कुछ बातें लिख लो, और कुछ बातें लिखने के बाद में क्या करेंगे, कुछ बातें लिखने के बाद में हम लोग फिर वो W वाला, जो उसमें W का फॉर्मूला था, इसमें W का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। अब इस W के फॉर्मूले में सेम वही मैथमेटिक्स लगा रहेंगे, बस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे। फिर बाकी आगे की मैथमेटिक्स वो ये स्टेलिंग फॉर्मूला लगाना, स्टेलिंग फॉर्मूले लगाने के बाद में 3 इक्वेशन फाइंड आउट करना, 3 इक्वेशन को वो लाग्रांज मेथड से सोल्व करना, लाग्रांज मेथड से सोल्व करने के बाद में फाइनली ये मिल जाता अपने को। ये फर्मी डिराक वितरण फलन बोलते हैं, वो बोस आइंस्टाइन वितरण फलन। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले मिल जाते हैं। ये फर्मी डिराक वितरण फलन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फर्मी डिराक वितरण फलन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए ये फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आधे घंटे का एक लेक्चर और आएगा इसके ऊपर, फिर ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। चलिए ओके।